एक बार फिर से मौजूद हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अबनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं दोबारा से सीपीआर कर्म पल्स रेडियो बीबीसी हिंदी के माध्यम से। और आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में हम कितना सफल हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान कई देशों को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही है। कपड़े, खाद्य सामग्री, गैस और बिजली को लेकर कई चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। उसे नीचे लाना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू बजट ही नहीं गड़बड़ाया है बल्कि उद्योगों के लिए निवेश मिलना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल ये आशा थी कि महंगाई पर लगाम लग जाएगी, लेकिन नई डेटा ने उस उम्मीद पर पानी फेर दिया। जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टिलियाना जॉर्जीवा ने स्वीकार किया कि हम महंगाई पर काबू पाने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसलिए इस सप्ताह हम दुनिया जहान में भी यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम बढ़ती महंगाई को रोकने में कितना सफल हो रहे हैं। महंगाई क्या है? HSBC बैंक के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार और लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन किताब के लेखक स्टीफन किंग ने लिखा है कि कोविड महामारी के बाद से लगभग सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। महंगाई नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। हमने उनसे पूछा कि वो महंगाई को कैसे परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर सामान्यतः चीजों की कीमत और वेतन में बढ़ोतरी 5% बढ़ती है तो पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंत तक आपके पैसे की कीमत कम हो जाती है। यानी घर चलाने के लिए आप जो सामान खरीदते हैं उसकी कीमत अब बढ़ गई है और आपके पैसे की सामान खरीदने की क्षमता घट गई है। महंगाई को आंकने के हमारे तरीके कितने कारगर हैं और क्या इसमें खामियां भी हो सकती हैं। इस पर स्टीफन किंग कहते हैं कि इसे ऐसे समझा जा सकता है कि रोजमर्रा की जरूरतों का कुछ सामान खरीदने के लिए हमें हर महीने कितने डॉलर या यूरो खर्च करने पड़ते हैं। इन वस्तुओं की कीमत पर लगातार नजर रखी जाती है। इसके जरिए हम देख सकते हैं कि कीमतें कितनी ऊपर जा रही हैं और पैसे की कीमत कितना घट रही है। इसमें समस्या ये है कि जिन चीजों की कीमतों और सेवाओं को मापदंड माना जाता है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है। हर आदमी की जरूरतें अलग होती हैं और हर आदमी उन पर अलग तरह से पैसे खर्च करता है। ऐसे में सबके लिए एक मापदंड अपनाना गलत भी हो सकता है। महंगाई की ऊंची दर का समाज पर क्या असर पड़ता है, इसे लेकर स्टीफन किंग ने कहा कि इससे कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं खड़ी होती हैं। महंगाई दरअसल संपत्ति का मनमाना बंटवारा है। वो बताते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपने कर्ज ले रखा है और आपकी तनख्वाह साल दर साल बढ़ रही है तो आपका कर्ज कम होता जाता है। यानी जिन्होंने कर्ज लिया है उनके लिए महंगाई अच्छी है। जिन्होंने कैश की बचत कर रखी है उनके लिए हो सकता है कि उनके पैसे की कीमत घट जाए। ऐसे में महंगाई कर्ज लेने वालों की दोस्त और कर्जदाताओं की दुश्मन है। वस्तुओं की बढ़ती कीमत से काफी नुकसान हो सकता है। हमने वेनेजुएला और अर्जेंटीना में देखा है कि महंगाई ने किस तरह से लोगों की जिंदगी को दूभर बना दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की प्रमुख आर्थिक सलाहकार विकी प्राइस बताती हैं कि लगभग 15-16 साल पहले कई नीतिकारों की चिंता महंगाई नहीं बल्कि वित्तीय संकट के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बैंकों को डूबने से बचाने की थी। विश्व आर्थिक संकटों के बाद उद्योगों को भारी नुकसान हुआ और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी गई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी तो कोविड महामारी फैल गई। कोविड महामारी एक ऐसा दौर था जिससे कई लोगों ने अपने जीवन में पहली बार देखा था। लोग सामान खरीदने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और कंपनियां उत्पादन नहीं कर रही थी। इससे अचानक मांग और आपूर्ति कम हो गई। कंपनियों का काम बंद हो गया और विमान यात्राएं ठहर गई। इससे तेल की जरूरत कम हो गई। विकी प्राइस बताती है कि तेल की कीमत बिल्कुल गिर गई थी और मुझे याद है एक समय तेल की कीमत -$37 प्रति बैरल हो गई थी। यानी तेल निर्माता तेल टैंकरों को केवल तेल संभाल कर रखने के पैसे दे रहे थे और हालात बदलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हवाई यात्रा कम हो गई थी और लोग कहीं आ जा नहीं रहे थे। कई देशों ने महामारी के दौरान जीविका के लिए जनता को आर्थिक सहायता भी दी, मगर सवाल था कि वो पैसा कहाँ खर्च करें क्योंकि कंपनियों में वस्तुओं का उत्पादन ठप पड़ा था। विकी प्राइस के अनुसार हुआ ये कि मांग बढ़ गई लेकिन सप्लाई की समस्या सामने आ खड़ी हुई और स्थिति जल्दी सामान्य नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ने लगी। महंगाई उस स्तर पर पहुंच गई जहां दशकों तक नहीं पहुंची थी। यानी मांग बढ़ जाए और आपूर्ति घट जाए तो चीजों की कीमत बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि स्थिति के सामान्य होते ही फैक्ट्रियां उत्पादन तेज कर देंगी तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। जब स्थिति सुधरने लगी थी तभी फरवरी 2020 में यानी कोविड महामारी की शुरुआत होने के लगभग 2 साल बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से तेल और गैस की किल्लत पैदा हो गई। इससे भी उनकी कीमत बढ़ गई। इसके कारण कई अन्य वस्तुओं की कीमत भी बढ़ने लगी। विकी प्राइस ने कहा कि पश्चिमी देशों और विश्व के दूसरे हिस्सों में महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण तेल, गैस और बिजली की कीमत में आया उछाल था। दूसरा था खाद्य सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि। 10 साल में पहली बार दुनिया में नीतिकारों को बड़े कदम उठाने पड़े। हालांकि उनकी इस बात को लेकर आलोचना भी हुई कि वो स्थिति का अनुमान लगाकर जल्द कदम उठाने में नाकामयाब रहे।
अब हो क्या रहा था, ये है कि लोग काम पर लौट आए, लेकिन महंगाई के कारण अधिक वेतन की मांग कर रहे थे, जिससे हालात और पेचीदा हो गए। क्योंकि प्रेस कहती है कि पिछले 2-3 सालों में पश्चिमी देशों में महंगाई की दर कम तो हुई है, लेकिन अभी भी सरकारें लक्ष्य से दूर है। उनके अनुसार अगर ब्याज दर सही समय पर कम नहीं हुई तो लोग निवेश करने से कतराने लगे, क्योंकि उन्हें अपने निवेश का सही लाभ ना हो तो निवेश करने का कोई मकसद नहीं है और इससे दिक्कतें आ सकती हैं। महंगाई से लड़ने का प्रयास। जब ब्याज दर बढ़ाने से मंदी का खतरा है तो वैश्विक नीतिकार महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए ब्याज दर बढ़ाने का रास्ता क्यों अपनाते हैं? डच बैंक ING की प्रमुख अर्थशास्त्री मैरिके ब्लूम कहती हैं कि केंद्रीय बैंक ब्याज दर नीति को नियंत्रित करती है। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ाता है तो इसका असर आम लोगों के परिवार पर नहीं बल्कि कंपनियों और सरकार पर भी पड़ता है। वहीं इसका असर मुद्रा विनिमय दर पर भी पड़ता है। इसका अप्रत्यक्ष प्रमाण ये होता है परिणाम की मांग कम हो जाती है। ब्याज दर केंद्रीय बैंक तय करती है। अगर ब्याज दर कम हो जाए तो आम लोग और कंपनियां अधिक कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित होती हैं, क्योंकि कर्ज सस्ता हो जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद केंद्रीय बैंकों ने यही तय किया था कि लोग अधिक खर्च करें और अर्थव्यवस्था बढ़ने लगे। वहीं अगर ब्याज दर बढ़ जाए तो और उसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा पड़ता है, जैसा कि 2023 में हुआ था। मैरिके ब्लूम कहती है इससे लोगों के मकान में कर्ज की किस्तें बढ़ जाती हैं। नतीजतन लोगों के पास दूसरी वस्तुएं खरीदने के लिए कम पैसे बचते हैं और इससे उन वस्तुओं की मांग घट जाती है। यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी को कर्ज लेकर नई फैक्ट्री लगानी हो तो उसके लिए बढ़ी हुई ब्याज दर की वजह से फैक्ट्री लगाने का खर्च बढ़ जाता है और इसके लिए वो निवेश कम कर देती है। दूसरी तरफ अगर सरकारों को अपने कर्ज पर अधिक ब्याज देना पड़ता है, जिससे उसके पास दूसरे कामों के लिए कम पैसे बचते हैं, कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में पैसे का लेन देन घट जाता है और ये धीमी पड़ जाती है। इसका असर निर्यात पर भी पड़ता है। जब ब्याज दर बढ़ती है तो उस देश की मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है। नतीजा ये होता है कि जो उत्पादक अपना माल निर्यात करते हैं उनका माल ग्राहकों के लिए महंगा हो जाता है और उसकी मांग घट जाती है। हालांकि ये अचानक नहीं होता। मैरिके ब्लूम कहते हैं कि केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दर बढ़ाने के लगभग 1 या 1.5 साल में इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। केंद्रीय बैंकों के लिए भी ब्याज दर में बदलाव से होने वाले परिणाम का सही अनुमान लगाना मुश्किल होता है। आगे और चलता हूँ और बताता हूँ आपको कुछ और चीजें। इसकी पेचीदगी ये भी है कि मांग घटाने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा देती है, लेकिन अगर सरकार खर्च बढ़ा दे तो दरअसल मांग कम होने के बजाय बढ़ जाती है। मैरिके ब्लूम का कहना है कि ऐसा कई देशों में देखा गया है। ब्लूम ने कहा है कि लंबे अरसे तक महंगाई दर कम रही है, इसलिए नीतिकारों को लगा कि महंगाई का ये दौर लंबा नहीं खिंचेगा और उन्होंने इससे निपटने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए। यही एक वजह यह भी है कि कोविड महामारी के दौरान कई लोग कम पैसे खर्च पाए थे, इसलिए उनके पास बचत अधिक थी और वो महंगी कीमत पर भी सामान खरीद कर गुजारा कर रहे थे। यानी अचानक मांग बढ़ गई थी मगर आपूर्ति उस रफ्तार से नहीं हो पा रही थी। 2021 में अमेरिका और यूरोप में महंगाई तेजी से बढ़ने लगी थी, मगर केंद्रीय बैंकों ने ब्याज का दर बढ़ाना 2023 में शुरू किया। साल 2025 के शुरू होते होते महंगाई दर और ब्याज दर घटने लगी थी। इसके बावजूद महंगाई दर अभी तक कोविड महामारी से पहले के स्तर तक नीचे नहीं आई है। जोखिम क्या है? बढ़ती महंगाई की वजह से केंद्रीय बैंकों से भी अधिक चिंता निवेशकों को है। एक बात यह भी है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, मगर श्रमिकों की कमी है, जिसकी वजह से श्रमिक अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं। एक मायने में वेतन वृद्धि अच्छी बात है, मगर इससे महंगाई भी बढ़ती है। टॉकिंग हेड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री मनोज प्रधान के अनुसार पिछले कुछ सालों में चंद देशों को छोड़कर दुनिया के अधिकांश देशों में बेरोजगारी की दर में 1% से अधिक वृद्धि नहीं हुई है। बड़ी संख्या में प्रवासन के बावजूद विकसित देशों में श्रमिकों की किल्लत है। इस बात से पता चलता है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विकास से वहां की श्रमिकों की मांग बढ़ी है। वहीं कोविड की महामारी के दौरान जिन लोगों ने काम छोड़ा था उनमें से कई काम पर नहीं लौटे हैं। मिसाल के तौर पर फरवरी 2020 के बाद से अमेरिका में श्रमिकों की संख्या में 1% गिरावट आई है, यानी 30 लाख अमेरिकी लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। मनोज प्रधान के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद यह स्थिति और बिगड़ सकती है। प्रवासन नीतियां बदलेंगी, जो कि हम देख रहे हैं कि बदल रही हैं, और विदेशी श्रमिकों को रोका जा रहा है, तो इससे श्रमिकों की किल्लत बढ़ेगी और नतीजतन अधिक वेतन बढ़ोतरी होगी। आने वाले 10 सालों में लेबर मार्केट में जो होगा ये उसकी एक झलक मात्र है। बने रहिए हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। लाएंगे आपके पास इस तरह और भी खबरें करंट पल्स रेडियो में। धन्यवाद।